वेलकम फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल आर के नर्सिंग एकेडमी में। फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें और पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। द आईवी फ्लूइड ऑफ चॉइस इन अ पेशेंट विथ सीवियर डिहाइड्रेशन। अधिक निर्जलन वाले रोगी में आईवी तरल विकल्प है। तो बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप अच्छे से पढ़ें और आंसर दें। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स और सभी पूछे गए हैं, कई कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में भी आंसर दें। द आईवी फ्लूइड ऑफ चॉइस इन अ पेशेंट विथ सीवियर डिहाइड्रेशन। जब बहुत ज़्यादा अधिक डिहाइड्रेशन हो जाता है, किसी व्यक्ति में पानी की कमी हो जाती है, ठीक है, तरल पदार्थ की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, उस समय उस पेशेंट को क्या देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आरएल, रिंगर लैक्टेट, ठीक है, यहाँ पे क्या देते हैं हम, आरएल देते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट होगा। चलिए यहाँ पे एक्सप्लेन को देखते हैं कि रिंगर लैक्टेट मुख्य रूप से निर्जलीकरण के इलाज में काम आती है। यदि कैल्शियम की कमी या पोषण की कमी व हाइपरकैलेमिया हो तो इसके इलाज में रिंगर लैक्टेट काम आती है, जिसे हम आरएल कहते हैं। ठीक है, बोलचाल की भाषा में हम इसे आरएल के नाम से ही जानते हैं। ठीक है, इसका पूरा नाम लिखा हुआ है रिंगर लैक्टेट। ठीक है, रिंगर लैक्टेट के दुष्प्रभाव भी होते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, इसके क्या होते हैं, साइड इफेक्ट भी होते हैं जो बहुत कम दुष्प्रभाव देखे जाते हैं, जैसे कि छींक आना, त्वचा पर निशान बनना, नाक बहना इत्यादि। ये इसके मतलब साइड इफ़ेक्ट होते हैं। हालाँकि इतने ज़्यादा इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बहुत ही रेयर हैं ये, छींक आना, त्वचा पर निशान बनना या नाक बहना। नोट यहाँ पे फ्रेंड्स थोड़ा सा इसे भी पढ़ लें कि निर्जलीकरण वह स्थिति होती है, अभी आपने मैंने बताया कि जब पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है तो बॉडी में एकदम सूखापन आ जाता है, बॉडी एकदम रूखी हो जाती है और हो सकता है इससे आपकी मौत भी हो सकती है। ठीक है, जिससे बच्चों के शरीर में पानी की कमी हो जाती है। बच्चा हो या बूढ़ा हो या जवान हो, कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसे डिहाइड्रेशन हुआ है, जैसे कि लूज मोशन वगैरह होते हैं, जब लूज मोशन हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाता है। और आपने देखा होगा गर्मियों के समय में भी आपको डिहाइड्रेशन हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब लू लगती है, हीट स्ट्रोक हो जाता है, तो उस समय भी आपको बहुत ज़्यादा पानी की कमी होती है, उस समय फ्लूइड की कमी हो जाती है, जिससे लोगों की मौत भी हो जाती है। ठीक है, निर्जलीकरण के निम्न लक्षण होते हैं, कम पेशाब का आना, मुंह सूखना, आंखों में जलन। ठीक है, ये सारे कारण होते हैं इसके निर्जलीकरण के। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 2 को और आंसर दें। टोनोमेट्री इज द मेथड ऑफ मेजरिंग। टोनोमेट्री या टोनोमीटी मापने की जो पद्धति होती है वो क्या है फ्रेंड्स, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। टोनोमेट्री इज द मेथड ऑफ मेजरिंग। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन डी राइट होगा, इंट्रा आकुलर प्रेशर। ऑप्शन डी राइट है आपका, इंट्रा आकुलर प्रेशर। एक्सप्लेन को देख लें फ्रेंड्स यहाँ पे कि टोनोमेट्री एक परीक्षण है। टोनोमेट्री क्या होता है, ये फ्रेंड्स एक परीक्षण होता है जो आमतौर पर नियमित आंखों के चेकअप के दौरान किया जाता है। यह परीक्षण इंट्रा आकुलर दबाव, आंखों के अंदर में जो दबाव होता है, आंखों के अंदर जो दबाव बनता है, आपकी जो नसें होती हैं उनमें एक दबाव बनता है, ठीक है, जिसे इंट्रा आकुलर प्रेशर कहा जाता है। इसी को मापने का काम करता है ये टोनोमेट्री। सामान्य से अधिक इंट्राकुलर दबाव ग्लूकोमा जैसे कुछ बीमारियों का एक महत्वपूर्ण संकेत है। सामान्य इंट्राआकुलर दबाव 12 से 20 मिलीग्राम एचजी के बीच में होता है और मिलीग्राम एचजी से अधिक दबाव ग्लूकोमा की उपस्थिति का संकेत देता है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 3 को और आंसर दें। आप अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें। चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, पहले आप अच्छे से पढ़ें फिर आंसर दें। By which of the following can a nurse increase the comfort of a patient suffering from appendicitis? पढ़ें अच्छे से और आंसर दें फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और सभी रिपीटेड क्वेश्चन है, कई कई बार पूछे गए हैं। तो निम्न में से किसके द्वारा एक नर्स अपेंडिसाइटिस से पीड़ित रोगी के आराम को बढ़ा सकती है? पढ़ें क्वेश्चन को और आसानी से आप आंसर दे पाएंगे।
बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा। बाय बेंडिंग द पेशेंट राइट नी, रोगी के दाहिने घुटने को मोड़कर। क्या होता है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक नर्स अपेंडिसाइटिस से जो पीड़ित रोगी होता है उसे आराम को बढ़ा सकती है? किस तरह से? तो रोगी के दाहिना जो घुटना है उसको मोड़कर उसके आराम को बढ़ा सकती है। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन को देख सकते हैं कि रोगी के दाहिने घुटने को मोड़कर लेटाया जाए तो अपेंडिसाइटिस से पीड़ित रोगी के या रोगी को जो रोगी का आराम है उसे रिलैक्सेशन ज़्यादा मिल सकता है, ठीक है। उसे थोड़ा ज़्यादा सा उसे आराम महसूस हो सकता है, तो उसके हम आराम को बढ़ा सकते हैं। मरीज को फाउलर या फिर अर्ध फाउलर स्थिति में रख सकते हैं। फाउलर पोजीशन या फिर जो अर्ध फाउलर पोजीशन है हम उसमें रख सकते हैं। यह स्थिति पेट की मांसपेशियों को आराम देती है और दर्द को कम करती है। ये स्थिति है फाउलर पोजीशन है, ये क्या करती है कि पेट की जो पेट की स्थिति है, पेट की जो मांसपेशियां हैं उन्हें आराम देती है। जो ये आपकी स्थिति है जिसे फाउलर पोजीशन कहा जाता है या फिर अर्ध फाउलर पोजीशन। तो ये पोजीशन क्या करती है कि पेट की जो मांसपेशियां हैं उनको आराम देती है, और जब आराम उन्हें मिलेगा तो आपका जो दर्द होता है, पेन हो रहा होगा, वो भी कम हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 4 को और आंसर दें। आप अच्छे से पढ़ लें और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में आंसर दें। कार्पस ल्यूटियम डेवलप्स फ्रॉम, पीत पिंड कहाँ से विकसित होता है? बताएं फ्रेंड्स, कार्पस ल्यूटियम डेवलप्स फ्रॉम, पीत पिंड कहाँ से विकसित होता है? बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। कार्पस ल्यूटियम डेवलप्स फ्रॉम, तो देखिए ग्राफियन फॉलिकल से विकसित होता है फ्रेंड्स। ऑप्शन सी राइट होगा। चलिए एक्सप्लेन को देखते हैं कि पीत पिंड अर्थात जिसे कार्पस ल्यूटियम कहा जाता है, ग्रेफियन पुटिका के फटने के पश्चात विकसित हुई एक पीली ग्रंथिल संरचना होती है। जो पीत पिंड ग्रेफियन पुटिका के फटने के पश्चात या फटने के बाद विकसित हुई एक पीली ग्रंथिल संरचना है। यह एक प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। इससे प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजेंस, रिलैक्सिन आदि हार्मोन्स निकलते हैं, स्रावित होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 5 को और आंसर दें। आप अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेज। जैविक उत्पाद अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन का उपयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? गेस करें फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। आप अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें। बताएं क्या होगा। बायोलॉजिकल प्रोडक्शन अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेज। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, एम्फाइसेमा, ठीक है, वात स्फीति, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा। अब आप एक्सप्लेन को देख ले थोड़ा सा, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स क्या किया करें कि आप लोग अगर लिख कर याद कर सके, किसी भी चीज़ को आप लिख कर प्रैक्टिस करेंगे, लिख कर रखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। और जो एक्सप्लेनेशन है उसको पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चन होते हैं जो एक्सप्लेन पढ़ने के बाद ही समझ में आते हैं। तो आप जितना हो सके प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ठीक है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही परफेक्ट होंगे। तो पढ़ें, जैविक उत्पाद अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन का उपयोग वातस्फीति रोग के उपचार में किया जाता है। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डबल एटी एक प्रोटीन है, ठीक है। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन क्या है? एक प्रोटीन है जो अधिकतर यकृत में उत्पन्न होता है। इसका प्राथमिक कार्य न्यूट्रोफिल एलास्टेज से फेफड़ों की रक्षा करना है। कार्यात्मक अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन के बिना न्यूट्रोफिल एलास्टेज वायु कोशिका अर्थात एल्वोली को नष्ट करता है और फेफड़ों की बीमारी का कारण बनता है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 6 को। ह्यूमन कोरियोनिक गोनोडोट्रोपिन इज प्रोड्यूस्ड बाय। ह्यूमन कोरियोनिक गोनोडोट्रोपिन जो स्रावित होता है फ्रेंड्स, ये कहाँ से स्रावित होता है? बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। कई बार आपने पढ़ा होगा और सिंपल क्वेश्चन है। ह्यूमन कोरियोनिक गोनोडोट्रोपिन HCG आपने पढ़ा होगा, HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनोडोट्रोपिन, एक फ्रेंड्स एक हार्मोन्स है, ठीक है। HCG क्या है?
एक प्रकार का हार्मोन्स है। ह्यूमन कोरियोनिक गोनोडोट्रोपिन इज प्रोड्यूस्ड बाय। तो ये फ्रेंड्स सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट, इससे आपका रिलीज होता है फ्रेंड्स, ठीक है। एक प्रकार की इस सेल्स से रिलीज होता है, ठीक है। सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट जो सेल्स होती है, कोशिका होती है, इससे रिलीज होता है कौन सा आपका हार्मोन्स, HCG, ठीक है। HCG हार्मोन्स है, ये कहाँ से रिलीज होता है फ्रेंड्स, तो ये सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट जो कोशिका होती है, सेल्स होती है, उससे रिलीज होता है। तो यहाँ पे आप एक्सप्लेन को देख लें कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनोडोट्रोपिन, जिसे आप HCG कहते हैं, तो ये गर्भावस्था के दौरान प्लेसेंटा से स्रावित होने वाला एक हार्मोन्स है। ये किससे स्रावित होता है, तो ये प्लेसेंटा के द्वारा स्रावित होता है, जो मुख्य रूप से प्लेसेंटा के ट्रोफियोब्लास्ट कोशिका से स्रावित होता है। फ्रेंड्स ये जो प्लेसेंटा क्या होता है, लगभग ये 500 ग्राम का एक होता है फ्रेंड्स, ठीक है। ये 500 ग्राम का होता है प्लेसेंटा, और इस प्लेसेंटा से ही आपका जो भ्रूण होता है वो जुड़ा होता है, ठीक है। जो प्लेसेंटा होता है ये आपके गर्भाशय से, यूट्रस से जुड़ा होता है, और इसी से क्या होता है कि जो बच्चा होता है, जो भ्रूण होता है, उसको भोजन वगैरह सब कुछ, हर चीज़ की जो खनिज वगैरह, ठीक है, ब्लड, जो जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है उसे वो प्लेसेंटा से ही प्राप्त होता है, ठीक है। मान लिया कि आपका ये यूट्रस है, और यहाँ पर आपका ये जो प्लेसेंटा है, अब इसी प्लेसेंटा से क्या होता है कि एक अम्बिलिकल कॉर्ड जुड़ा होता है। इसी अम्बिलिकल कॉर्ड से बच्चे को जो आपका भ्रूण होता है उसे यहाँ से खाना मिलता रहता है, ठीक है, भोजन प्राप्त होता रहता है। तो फ्रेंड्स इसे आप अच्छे से पढ़ लें कि जो मुख्य रूप से प्लेसेंटा के सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट कोश का स्रावित होता है, और यह हार्मोन निषेचन के बाद अंडे को पोषित करता है। ये क्या करता है फ्रेंड्स, अंडे को पोषण प्रदान करता है। आप समझ रहे होंगे कि जो आपका प्लेसेंटा है, ठीक है, तो ये फ्रेंड्स क्या करते हैं, अंडे को पोषण प्रदान करता है और गर्भाशय की दीवार से जुड़ने में सहायता करता है, ठीक है। तो ये गर्भाशय की जो दीवार है जिससे प्लेसेंटा आपका जुड़ता है, मैंने अभी बताया कि जो आपका, जैसे मान के चलिए ये आपका गर्भाशय है, ठीक है, ये गर्भाशय है, और इसकी जो दीवार है ये, ठीक है, लेयर्स, इसे जोड़ने में क्या करता है कि ये सहायता प्रदान करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 7 को और आंसर दें फ्रेंड्स। कम्पिटिटिव diver approaches the end of the board with rapidly beating heart and a dry mouth. It is the result of an increases in प्रतियोगी गोताखोर तीव्र हृदय गति और शुष्क मुंह से बोर्ड के अंत तक पहुंचता है। यह इसको वृद्धि का परिणाम है। बताएं फ्रेंड्स यह क्या होता है, गेस करें। सिंपल क्वेश्चन है। कंपिटिटिव डाइवर approaches the end of the board with rapidly beating heart and a dry mouth. It is the result of an increase in। तो बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा, एड्रेनलिन हार्मोन्स, ठीक है, अधिवृक्क ग्रंथि। एक्सप्लेन को देख लें कि उपर्युक्त कथन को देखते हुए जो प्रतियोगी जो गोताखोर होते हैं, इनमें अधिवृक्क रस की वृद्धि हो जाती है। किसकी वृद्धि होती है, अधिवृक्क रस की, एड्रिनल ग्लैंड्स की, जो एड्रिनल क्या कहते हैं आपका हार्मोन्स होता है, एड्रेनलिन हार्मोन्स होता है, इसकी क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, ये रिलीज होने लगता है। एड्रिनल हार्मोन्स को लड़ो या उड़ो हार्मोन्स भी कहा जाता है। आपने देखा होगा या पढ़ा भी होगा आपने कि जो एड्रेनलिन हार्मोन्स है, इसे ही लड़ो या उड़ो हार्मोन्स कहा जाता है। यह विपरीत परिस्थितियों में स्रावित होने लगता है, जैसे कि डर, भय। जब किसी से कोई डर की स्थिति होती है, भय की स्थिति होती है, तो वहाँ पे क्या होता है, एड्रेनलिन हार्मोन्स रिलीज होने लगता है। या जब समस्या और खतरा उत्पन्न होता है, जैसे मैंने अभी बताया, जब समस्या या खतरा उत्पन्न होता है, जैसे कि हृदय गति का बढ़ जाना, पसीना आना, तो ये जो एड्रेनलिन हार्मोन से ही बहुत ज़्यादा मात्रा में रिलीज होने लगता है। चलिए एक्सप्लेन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 8 को और आंसर दें। हार्मोन सेक्रेटेड बाय आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस ऑफ पैनक्रियाज इज। अग्न्याशय के लैंगरहैंस द्वीपकाओं द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन्स कौन सा है,
तो देखिए, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और सभी ने पढ़ा होगा, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। गेस करें फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर। हार्मोन सिक्रेटेड बाय आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ऑफ पैंक्रियाज इज, जो अग्न्याशय हैं, अग्न्याशय के लैंगरहैंस की जो दीपिकाएं हैं, इनके द्वारा जो स्रावित होने वाला हार्मोन से, सिक्रेशन करने वाला हार्मोन से, वो कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये इंसुलिन हार्मोन होता है, ठीक है, जो कि अग्न्याशय की बीटा सेल्स के द्वारा स्रावित होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट है। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन को देखते हैं कि अग्न्याशय के लैंगरहैंस की दीपिकाओं द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन इंसुलिन है। इंसुलिन अग्न्याशय आइलेट्स के बीच बीटा कोशिकाओं द्वारा निर्मित पेप्टाइड हार्मोन से या शरीर का मुख्य एनाबोलिक हार्मोन से माना जाता है। इंसुलिन शरीर को कार्बोहाइड्रेट से बने आहार में शर्करा, ग्लूकोज और ऊर्जा के लिए या भविष्य में उपयोग के लिए स्टोर करने की अनुमति देता है। इंसुलिन रक्त शर्करा को उच्च हाइपरग्लाइसेमिया या बहुत कम हाइपोग्लाइसेमिया होने से बचाता है। हाइपरग्लाइसेमिया का होता है फ्रेंड्स, यह हाइपरग्लाइसेमिया का मतलब है कि उच्च रक्त शर्करा, बहुत ज़्यादा आपके ब्लड में बहुत ज़्यादा शुगर का होना, ठीक है। जब बहुत ज़्यादा पेशेंट डायबिटिक हो जाता है, डायबिटिक हो जाता है, तो उसमें क्या होता है, उसे हाइपरग्लाइसेमिया बोलते हैं। और जब बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स कमी हो जाती है, कितनी 60 से, अगर 60 से नीचे अगर शुगर आ रही है, तो क्या होता है, इसे हाइपोग्लाइसेमिया कहा जाता है। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, जो पेशेंट होता है वो अचानक अनकॉन्शियस हो जाता है, बेहोश भी हो सकता है, क्योंकि अगर 60 से नीचे अगर शुगर आपकी आती है तो क्या होगा, चक्कर आने लगेंगे, हो सकता है पेशेंट बेहोश हो जाए अचानक। तो ये सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। कभी कभी फ्रेंड्स ऐसा होता है कि बीपी लो होने की वजह से भी लोगों को चक्कर आते हैं, जी घबराता है, और ये शुगर जब लो होती है तब भी ऐसी स्थितियां होती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। पढ़े क्वेश्चन नंबर 9 को और आंसर दें। डायबिटीज इंसिपिडस इज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ, यानी कि उदक में इनमें से किसकी कमी से होता है? तो अभी आपने पढ़ा है फ्रेंड्स की इंसुलिन, ठीक है। तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे डायबिटीज इंसिपिडस की बात की जा रही है, इंसुलिन की बात यहाँ पे नहीं कीजिए। यहाँ पे डायबिटीज इंसिपिडस, तो यहाँ पे फ्रेंड्स एडीएच होगा, ठीक है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स, एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स होगा। इसे फ्रेंड्स हम वेसोप्रेसिन भी बोलते हैं, ठीक है, वेसोप्रेसिन के नाम से हम जानते हैं। जो आपका एडीएच हार्मोन्स है, इसे हम एंटी वेसोप्रेसिन के नाम से भी जानते हैं, ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा, एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स, आपका एडीएच। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन में देखते हैं थोड़ा सा कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स एडीएच अथवा वेसोप्रेसिन अथवा पेट्रोसिन वृक्क की वाहिनियों एवं कोशिकाओं में जल अवशोषण को बढ़ाकर मूत्र की मात्रा को कम करता है। इसी कारण इसे मूत्र रोधी या फिर एंटी डायूरेटिक कहा जाता है। शरीर में इस हार्मोन्स की कमी होने पर मूत्र के साथ पानी की अधिक मात्रा निकलने लगती है, ठीक है। जब फ्रेंड्स एडीएच की कमी हो जाती है तो मूत्र के साथ अधिक पानी निकलने लगता है और जिससे मूत्र पतला और रुधिर गाढ़ा हो जाता है। इस रोग को उदक में अर्थात डायबिटीज इंसिपिडस कहा जाता है। अब आप इससे समझ चुके होंगे कि ये डायबिटीज इंसिपिडस क्या है, ठीक है। जब एडीएच की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, जब एडीएच की कमी हो जाती है आपके बॉडी में, आपके ब्लड में, तो क्या होता है, शरीर में हार्मोन्स की कमी से होने पे, जो आपका एडीएच हार्मोन्स की कमी होने से क्या होता है, मूत्र के साथ पानी की मात्रा जो होती है वो अधिक निकलने लगती है। तो क्या होता है, जब पेशाब पतली हो जाती है, जो मूत्र है वो पतला होता है और रुधिर क्या होता है, गाढ़ा हो जाता है। और इसी को फ्रेंड्स क्या होता है कि डायबिटीज इंसिपिडस कहा जाता है, इसी रोग को। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 है। पढ़े क्वेश्चन नंबर 10 को। द हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ओल्यूशन इज, अंडोत्सर्ग के लिए उत्तरदायी या रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार कौन सा हार्मोन्स है? तो बताएं फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। द हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ओल्यूशन इज, अंडोत्सर्ग ओल्यूशन के लिए उत्तरदायी या जिम्मेदार, रिस्पॉन्सिबल कौन सा हार्मोन्स है? तो यहाँ पे फ्रेंड्स FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ठीक है। जो IFSH है ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट होगा। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन को देखते हैं कि पूर्ण अंडोत्सर्गी प्रावस्था में पिट्यूटरी ग्रंथि के हार्मोन्स, ये पिट्यूटरी ग्रंथ से रिलीज होता है उनका हार्मोन्स, जो FSH है आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स है, इसे के प्रभाव से बनी पुटिकाओं से स्रावित होने वाला एक एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स के कारण
परिपक्व ग्राफियन पुटिका बनती है। इसके बाद पिट्यूटरी ग्रंथि से एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स की मात्रा बढ़ने के कारण ग्राफियन पुटिका से एस्ट्रोजन हार्मोन्स का स्रावण बढ़ जाता है और यह फटकर अंडोत्सर्ग के लिए तैयार हो जाती है। इस प्रकार अंडोत्सर्ग के लिए जो उत्तरदायी रिस्पॉन्सिबल हार्मोन्स है वो कौन सा है? FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 है। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 11 को और आंसर दें। द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ हाइपरथायराइडिज्म इज, यानी कि अति ग्रंथिता का सबसे सामान्य लक्षण कौन सा है? हाइपोथायराइडिज्म का सबसे सामान्य लक्षण कौन सा है? पढ़ लें क्वेश्चन को फिर आंसर दें फ्रेंड्स। सिंपल क्वेश्चन है सभी। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कोल्ड सेंसिटिविटी होगी, कोल्ड सेंसिटिविटी होगी, शीतल संवेदनशीलता। एक्सप्लेन को देख लें कि अति ग्रंथिता जिसे हाइपोथायराइडिज्म कहा जाता है वह शब्द है जिसका प्रयोग थायराइड ग्रंथि के भीतर के ऊतकों के लिए किया जाता है, जो अंदर के जो टिश्यूज होते हैं उनके लिए किया जाता है, जिसकी वजह से थायराइड हार्मोन्स का आवश्यकता से अधिक उत्पादन होता है। इस प्रकार के रोग में प्रायः हमेशा व्यक्ति को शीतल संवेदनशीलता महसूस होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ठंडक महसूस होती है। यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट होगा फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स ये लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, अगर कोई भी क्वेश्चन फ्रेंड्स आपको ना समझ में आए या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो, कहीं भी किसी भी क्वेश्चन पे आपको समस्या हो, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है 8009031680। और फ्रेंड्स हमारा दूसरा नंबर है 7985473042। आप इस नंबर पे डायरेक्ट कॉल करके भी हमसे संपर्क कर सकते हैं, और यदि आप नहीं कॉल करना चाहते हैं तो हमारे 8009031680 इस नंबर पर हमसे व्हाट्सएप के जरिए संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।